दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं और हर 5 साल में हम वोट देते हैं। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, हमेशा एक्सपर्ट्स को पार्लियामेंट भेजते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी इमोशंस के नाम पर और कभी सिर्फ पर्सनैलिटी के नाम पर। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स लॉज बनाने की, डेटा प्रोटेक्शन बिल हो, जीएसटी हो, डिफेंस रिफॉर्म्स हो, क्या हर एमपी उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है? नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली पावर, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की पावर। दोस्तों, जो भी एक्ट आप देखते हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, इकॉनमी से हो, डिफेंस से हो, उनके पीछे एक साइलेंट फोर्स काम करती है। वो हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये कमेटी ही बिल्स को डिटेल में एग्जामिन करती है, एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं, डेटा एनालाइज करती हैं और फिर पार्लियामेंट को रिकमेंड करती हैं। मतलब फ्लोर पे डिबेट दिखता है, लेकिन असली होमवर्क कमेटी रूम्स में होता है। तो आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 19 पार्लियामेंट पार्ट 3 और जानेंगे पार्लियामेंट कमेटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कितनी इनकी टाइप्स हैं और क्यों इन्हें पार्लियामेंट का मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, जो पिछले 107 दिन से लगातार आ रही है बिना ब्रेक के। इस बढ़ती हुई यात्रा का जल्दी से हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब चलते हैं फटाफट इस इंटरेस्टिंग कार्टून के बाद हमारे उस चैप्टर पे जो आज हम मज़ेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे ढंग से होगी और आने वाली वीडियोस में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसके आप खुद आंसर्स दे पाओगे फुल एश्योरिटी के साथ। एक तुक्का नहीं होगा, फ्लूक नहीं होगा, आंसर्स आपको आते होंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्दी से। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने वाली सर्वोच्च बॉडी है, संस्था है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? वेस्टमिनिस्टर एक जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, बेसिकली ब्रिटेन में एक जगह है वेस्टमिनिस्टर जहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। उस जगह के नाम पे वेस्टमिनिस्टर मॉडल रखा गया है क्योंकि हमने हमारी पार्लियामेंट का मैक्सिमम हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जो कि ब्रिटेन जब यहाँ पे था उन्होंने बनाया था, तो इसीलिए उनके नाम पे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद है राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन दी पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। जो राइट है, अधिकार है अमेंड करने का, संशोधन करने का संविधान में, वो पार्लियामेंट के पास है। अनुच्छेद नंबर 368 के तहत आर्टिकल 368 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए। मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टू दी पॉइंट्स, एक तरह से क्रक्स है, समरी है उस पूरे चैप्टर की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। अब इसके लिए इसलिए कहूँगा, इसको भी अगर आप स्किप करेंगे कि इसको भी मैं शॉर्टकट कर लूँ, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, छोटी छोटी 15-20 मिनट की वीडियो, फिर दोस्तों आप अपने आप से ईमानदारी नहीं करेंगे। कम से कम इतना ज़रूर पढ़िए, नहीं तो भारी भरकम बुक्स कवर करनी पड़ेंगी पॉलिटी के पोर्शन को कवर करने के लिए। सब आगे चलते हैं। मैक्सिमम टाइम गैप है दैट इज बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज 6 मंथ। 6 महीने का टाइम है कि पार्लियामेंट के किसी भी 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो गैप आ सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट। इन सब लोगों को जो पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स कहा जाता है। देयर आर 3 सेशंस इन अ ईयर। एक साल में 3 सेशन होते हैं, 3 सत्र, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है जी, ये 3 सेशन याद रखें, बजट, मॉनसून एंड विंटर। इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स एब्सेंट फॉर द 60 डेज विदाउट इन्फॉर्मिंग द रिप्रेजेंटेटिव हाउस, अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है, एमपी है, लगातार 60 दिन तक बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए हाउस को, वो वहाँ से गायब रहें, छुट्टी पे रहें, एंड देन हिज मेंबरशिप शैल बी टर्मिनेटेड। उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जा सकती है। एंड सीट इज़ डिक्लेयर्ड वेकेंट, कि ये सीट खाली है, इस पर कंटेस्ट कीजिए और आइए।
आर्टिकल नंबर 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 105 है वो ये कहता है कि जो प्रिविलेजेस, जो स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, इम्यूनिटीज दी गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन, जैसे कोई लीगल कोई कानून है, इमीडिएटली आप किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये उन्हें इम्यूनिटी मिली है। इम्यूनिटी मतलब एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता जैसे हमारी बॉडी की होती है, वैसे इनको एक बचाव मिला हुआ है, प्रोटेक्शन लेयर मिली है उन्हें, इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर मेकिंग इंटरनेशनल ट्रीटी इफेक्टिव, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। ये इससे पिछले वाला चैप्टर जो हमने कवर किया है, चैप्टर नंबर 18, उसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है ये कि कैसे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट पे भी, जब वो राष्ट्रहित में हो या मैंडेटरीज कुछ ट्रीटीज़ हों, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, उनकी मैंडेट उनके ऊपर है कि उनको निभाना है। सो इन केसेस में स्टेट की कंसेंट के बिना भी जो पार्लियामेंट है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन प्रोहिबिट एनी मेंबर एंड अलाउ एनी अदर मेंबर टू स्पीक। मतलब जो स्पीकर या चेयरमैन है हाउस के, स्पीकर हो गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, वो किसी एक मेंबर को रोक सकते हैं कि आप रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए, किसी दूसरे मेंबर को अलाउ कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड यील्डिंग द फ्लोर। और अगर ऐसा किया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड दैट ही इज यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है जी, यील्डिंग द फ्लोर क्लियर हुआ। एक को रोक के दूसरे को बारी देना स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। When a member of the parliament changes their allegiance or votes against their party in the parliament, it is called crossing the floor. मान लीजिए कोई दो पार्टीज हैं, एग्जाम्पल के लिए बीजेपी एंड कांग्रेस, दो बड़ी पार्टीज, किसी एक पार्टी का एक एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट दे रहा है, इट मीन्स ही इज क्रॉसिंग द फ्लोर। मतलब वो एंटी डिफेक्शन जैसे लॉ कहा जाता है 10th शेड्यूल में, उसको बचाने के लिए 10th शेड्यूल में मेंशन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर आप दल बदल रहे हैं, इसको कहते हैं दल बदलू। और यहाँ पे पार्लियामेंट की भाषा में दैट इज क्रॉसिंग द फ्लोर। 0R इज अ यूनिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। 0R क्या है? एक स्पेशल फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इट कैन बी ऑफ मैक्सिमम 1 आवर, ये मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है। इसमें सवाल पूछे जाते हैं विच इज़ अराउंड 12 noon to 1 PM इन दी लोकसभा। कि 0R के अंदर आपके जो भी कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं पार्लियामेंट के आगे, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये दोपहर के 12 से 1 बजे तक, इसको याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ लोकसभा में। ये हम पिछली जो पार्लियामेंट 1 और 2 हमने किया है उसमें डिटेल में हम ये कर चुके हैं, फिर भी क्विक रिवीजन हो रही है इसके अंदर। इसके बाद हम कमेटीज़ पे आएंगे। वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की सिफारिश पे, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल एंड मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days, आफ्टर विच लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट्स रिकमेंडेशंस। कि जो राज्यसभा है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती मनी बिल को, और 14 दिन तक आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन उन्हें रिसीव हुआ राज्यसभा को, वहाँ से 14 days के अंदर अंदर उन्हें लोकसभा को वापस भेजना पड़ेगा, कुछ भी अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। अब लोकसभा चाहे तो सारी रिकमेंडेशंस को मान ले, या कुछ को माने कुछ को रिजेक्ट कर दे, या सारी ही रिजेक्ट कर दे। आगे है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउस फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल। मान लीजिए 2 सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस के बीच में एक डेडलॉक आ गया किसी बिल को लेके, सहमति नहीं बन रही, पास नहीं हो रहा। अब राष्ट्रपति को लगा इससे समय वेस्ट हो रहा है और कोई इंपॉर्टेंट बिल पेंडिंग है एक्ट बनने के लिए, तो ऐसे में वो एक ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कर सकते हैं उस डेडलॉक को, जो बर्फ जम गई है उसको तोड़ने के लिए और बिल को पास करवाने के लिए। ये आर्टिकल 108 कहता है, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 क्लॉज 4, द स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के या लोकसभा के स्पीकर? दोस्तों वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर, उनकी अध्यक्षता करेंगे, प्रिसाइडिंग करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड अप ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल, या किसी ऑर्डिनरी बिल के लिए ये सेशन बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग, या किसी फाइनेंस बिल के लिए। सिंस 26 जनवरी 1950, जब से हमारा रिपब्लिक इंडिया बना है, हमारा संविधान लागू हुआ है,
उस दिन से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज हैज़ बीन इन्वोक्ड ओनली 3 टाइम्स, 3 बार ही किया गया है अभी तक, और वो है दैट इज़ फर्स्ट टाइम 1961 डॉरी प्रोहिबिशन बिल। डॉरी प्रोहिबिशन बिल जब दहेज के रिगार्डिंग जो कानून बनाया गया था दहेज की रोकथाम के लिए, एक 1961 में उस समय हुआ। सेकंड वन इज़ फॉर द बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल, जो बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बैठी थी उसके रिगार्डिंग जो बिल बना 1978 में उसके समय। थर्ड वन इज़ इन दी 2003 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, टेररिज्म की रोकथाम के लिए वो जो बिल बनाया गया। एनी लीगल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी लीगल बिल है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्पीकर हैज़ द पावर टू डिसाइड दैट वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। टू विड्रॉ दी फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत का शाही खजाना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से अगर पैसा विड्रॉ करना है देन गवर्नमेंट नीड्स टू पास एप्रोप्रिएशन बिल्स। तो किस तरह के बिल्स पास करवाने होंगे? दैट इज़ एप्रोप्रिएशन बिल्स। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 116, आर्टिकल नंबर 116 कहता है व्हेन एप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास्ड एंड द गवर्नमेंट नीड्स फंड्स then the Lok Sabha has the power to withdraw fund from the consolidated fund of India through vote on account for a fixed period of time। जब अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इमीडिएटली, तो वो पैसा लोकसभा जो है विड्रॉ कर सकती है पैसा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए। ये नहीं कि हर बार जब भी मन करेगा वो ऐसे पैसा निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज एस्टीमेट्स कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। एस्टीमेट कमेटी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा। ये लोकसभा से ही सारे के सारे 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। देयर इज़ नो राज्यसभा मेंबर्स इन द एस्टीमेट कमेटी, क्योंकि भाई पैसे का जो हिसाब किताब है मेन वही काम किया जाता है एस्टीमेट कमेटी के अंदर, उसका लेखा जो कहाँ पे कितना क्या खर्चा चाहिए, तो इसीलिए लोकसभा के सारे मेंबर होते हैं इसके अंदर। सेक्रेटरीट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरीट है वो गवर्नमेंट से फ्री है, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अच्छे पढ़े लिखे, सो वो सारी पॉलिसीज़ को तैयार करने में, डीपली स्टडी करने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटी। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इस्टेब्लिश करती है सारा कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो सारा का सारा जो भारतीय पार्लियामेंट जो कंट्रोल स्थापित करती है एडमिनिस्ट्रेशन पे वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा। नाउ नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं अब। द पार्लियामेंट इज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ कमेटीज़ इन द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज़। जब भी इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करना है, डिस्चार्ज करनी है ड्यूटीज़, तो कई सारी कमेटीज़ की सहायता ली जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। दीज कमेटीज़ आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ चेयरमैन। ये एक कंडीशन है, ऐसी 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि कमेटी की जो अपॉइंटमेंट है, इन कमेटीज़ का गठन जो है, या तो वो अपॉइंट की जाएगी या इलेक्ट की जाएगी, या पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन है रिस्पेक्टिवली वो उन्हें नॉमिनेट करेंगे। नेक्स्ट इज दे परफॉर्म देयर वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन एंड सबमिट देयर रिपोर्ट टू द स्पीकर। दूसरी बात क्या है कि उसके जो दिशा निर्देश मिलेंगे, डायरेक्शन किससे मिलेगी, स्पीकर या चेयरमैन से। और तीसरी चीज़ वो अपने रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करेंगे, वो या तो हाउस को, मतलब ज़रूरी नहीं है स्पीकर या चेयरमैन को, सीधा का सीधा पार्लियामेंट में हाउस में भी रख सकते हैं, या जैसा कि स्पीकर और चेयरमैन कहें वो उनको सबमिट करेंगे। मेनली द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आर ऑफ 2 काइंड्स, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। और चौथा पॉइंट इसके अंदर एक और था कि वहाँ पे हर एक कमेटी का एक सेक्रेटरीट रहता है। सेक्रेटरीट के अंदर ऑफिशियल्स बैठते हैं जो लाइक IAS अधिकारी हैं या IRS हैं, उसका जो टॉप रैंक के अधिकारीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उस कमेटी के मेंबर होते हैं। आगे चलते हैं। मेनली द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, 2 तरह की। वन इज स्टैंडिंग कमेटी, सेकंड इज एडहॉक कमेटी। द स्टैंडिंग कमेटी आर द परमानेंट, ये परमानेंट कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियोडिकली, या तो हर साल गठन किया जाता है, या अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि इस कमेटी का 2 साल बाद गठन किया जाएगा, सो फिर वो हो गया पीरियोडिकली कि 2-2 साल बाद गठन होगा। एंड वर्क ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस, और लगातार काम करती हैं। वाइल एडहॉक कमेटीज आर टेम्परेरी एंड सीज टू एग्जिस्ट ऑन दी कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। जो एडहॉक कमेटीज़ हैं वो टेम्परेरी होती हैं और वो तब खत्म हो जाती हैं जब उनका काम खत्म हो जाए।
जैसे ही जो उनको टास्क अलॉट किया गया था वो टास्क कंप्लीट हो गया तो एडहॉक कमेटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ कौन कौन सी हैं। 1 फाइनेंशियल कमेटीज़, 2 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़, टोटल 24 हैं ये डिपार्टमेंट रिलेटेड जो हैं। 3 कमेटी ऑफ द इंक्वायरी, 4 कमेटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, मतलब छटनी करने वाली एंड कंट्रोल स्थापित करने वाली। 5 कमेटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, डे टू डे बिजनेस के रिगार्डिंग जो कमेटीज़ बैठती हैं उसको रन करने के लिए हाउस का जो बिजनेस है। 6 हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटी, ये 6 कमेटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस कीपिंग कमेटीज़ और सर्विस कमेटी। आगे देखते हैं फाइनेंशियल कमेटी के बारे में। फाइनेंशियल कमेटी इंक्लूड्स द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी के अंदर कौन कौन आता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसको बहुत ध्यान से याद रख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी लिविंग सम कमेटीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत सारी जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उनके अंदर जो मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा से, उनकी रेशियो क्या रहती है? 2:1। मीन्स लोकसभा के 2, राज्यसभा का 1, इस अनुपात में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इट एग्जामिन्स वेरियस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जो भी खर्चे हैं उसकी सारी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, एंड अकाउंट्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, और जो भी अकाउंट्स पार्लियामेंट के दायरे में आते हैं उनको एग्जामिन करना। एस्टीमेट कमेटीज कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, एस्टीमेट कमेटी के अंदर 30 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। वो 30 मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के अंदर से ही चूज किए जाते हैं। ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। एस्टीमेट्स कमेटी जैसे बताया था कि सारे मेंबर लोकसभा से होंगे। इट्स फंक्शन इज टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इन मेंबर्स को इसका जो फंक्शन है इस कमेटी का वो क्या है कि अल्टरनेटिव पॉलिसीज़, वो सुझाव देना कि हम और क्या बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं ताकि प्रशासन के अंदर एफिशिएंसी लाई जा सके, इकोनॉमी लाई जा सके, कि कम पैसे में बेहतरीन हम काम कर सकें, कम रिसोर्सेज के अंदर। एंड टू रिपोर्ट इंप्रूवमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और ये इंप्रूवमेंट्स कैसे लाई जाएँ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये सुझाव देना। उसके बाद है एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कोई भी एफिशिएंसी या प्रशासन के रिगार्डिंग कोई सुधार है, रिफॉर्म है, उनको सुझाना, उसका सुझाव देना। कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स मे बी अफेक्टेड, और ये सारे उन पॉलिसीज़ के साथ मेल खाते हुए हों जो कि ऑलरेडी लागू की गई हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड इट एनालाइजेज द अकाउंट्स एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट ओन्ड PSU फॉर्म्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, स्टेट ओन्ड मतलब सरकार के उपक्रम हैं, ठीक है, भारत सरकार के उपक्रम, जैसे चाहे बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, बहुत सारी और PSUs हैं, भेल हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BL होगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऐसी जो भी हैं, ठीक है, सेल है, बेल है, गेल है, बहुत सारी हैं जी। इट ऑल्सो कीप अ चेक ऑन दी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द वेरियस PSUs। देखिए PSUs के अंदर जैसे कहते हैं सरकार जी सब कुछ बेच रही है, सरकार ने इसको प्राइवेट कर दिया, वो कर दिया, ये हर सरकार के टाइम पे होता है। ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट पे भी हुआ, और इसमें कोई ये नहीं कि मोदी जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, या इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया। ये गवर्नमेंट का एक वर्किंग पैटर्न है, क्योंकि आज देखिए आपके पिताजी भी घर में 4 बच्चे हैं, चारों पे बराबर पैसा लगा रहे हैं। एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में काम का नहीं है, उसको देखा कि यार इसको कुछ काम धंधा खोल दें, ये उसमें ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी पढ़ाई को बोलेंगे तू बेसिक एजुकेशन ले ले 12वीं, उसके बाद कोई दुकान संभाल ले, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा बच्चा PhD तक पढ़ना चाह रहा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर PhD में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी उनकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऐसा उनका उपक्रम है, एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, तो उसके अंदर वो अपना स्टेक बेच देते हैं कि यहाँ से ये घाटे में जा रही है। भाई साहब वो पैसा किसका है? जनता का पैसा, आप लोगों का पैसा है। तो सैलरीज जा रही हैं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मुनाफा नहीं कमा के दे रहे। तो जो टैक्स आपसे लिया है वो उनके ऊपर खर्च किया, उनकी सैलरीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ से गवर्नमेंट को कुछ आउटपुट नहीं आई, आमदनी नहीं आएगी, तो आप पे दोबारा री इन्वेस्ट कैसे होगा वो? तो इसलिए वहाँ से डिसइन्वेस्ट कर दिया। वो हिस्सा जैसे LIC का कुछ स्टेक बेचा, रेलवे का बेचा, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, वो और ज़्यादा बेहतर मान लीजिए कंपटीशन के साथ काम करेंगे, और वो पैसा किसी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से ज़्यादा आउटपुट आ रही है।
सो इसमें मैं पर्सनली मानता हूँ कोई खराबी नहीं है, जबकि मैं खुद सरकारी अधिकारी हूँ। उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि अगर वहाँ पे से फ़ायदा नहीं आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ भी इतने सक्षम हों, अगर वो होंगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा कि वो यहाँ पे नहीं तो कहीं और भी काम कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास काम की पोटेंशियल है और जो किसी तरह सैलरी आ रही थी, बस मज़े आ रहे हैं, आज वो मज़े हाथ से जा रहे हैं, तो फिर हाय हाय के नारे भी लगेंगे। तो ये सब होता है बेसिकली। अब चलते हैं आगे। आई होप एक अच्छा ओपिनियन में मिला होगा आपको अपनी तर्कश में तीर ऐड करने के लिए। आगे चलते हैं। इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द वेरियस PSU। इट ऑल्सो कीप्स अ चेक, ये चेक रखती है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो उनका हिस्सा है उसको वो डिसइन्वेस्ट कर रही हैं, बेच रही हैं, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखती है कौन क्या कहाँ कैसे कर रहा है। कमेटी टू इंक्वायर इंक्लूड द कमेटी ऑन द पेटिशंस। कमेटी टू इंक्वायर वाली कमेटी में क्या क्या रहता है? कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन द प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी। इनमें से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेटी ऑन द प्रिविलेजेस। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। पेटिशन कमेटी इन दी लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। जो पेटिशन कमेटी है उसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं। वाइल पेटिशन कमेटी इन दी राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। जो पेटिशन कमेटी राज्यसभा वाली है उसके 10 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा स्पीकर। ये रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? लोकसभा के स्पीकर को। जनरली ए मेंबर फ्रॉम द ओपोजिशन इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जनरली जो भी मेंबर होगा ओपोजिशन का लोकसभा के अंदर, उसको चेयरपर्सन बनाया जाता है, ताकि भाई नहीं तो ये किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। क्यों किया जाता है? ताकि जो ओपोजिशन वाला होगा उनका जो लीडर है, अगर वो उसके अध्यक्ष है तो वो चीज़ों को काउंटरडिक्ट करेगा कि जी खर्चा हिसाब किताब सही है या नहीं है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बनेगी सही फैसले लेने के लिए। देयर आर अ टोटल ऑफ 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ है, इतना ही जानना काफ़ी है। 8 अंडर द राज्यसभा एंड 16 अंडर लोकसभा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल। अगली वीडियो से जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से शुरुआत करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन? सच में अगर नॉलेजेबल लगा, एक छोटी सी वीडियो के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी और पढ़ने में मज़ा आया, तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करें, दोस्तों से बांटें, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, थोड़ी सी एंगेजमेंट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।